अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एयरटेल में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप सबकी ईद जो है वो बेहतरीन अंदाज से गुजरी होगी, अच्छे से फैमिली के साथ आप सबने इंजॉय किया होगा इस मौका पर जो है, क्योंकि खुशी के त्यौहार जब भी आते हैं तो वो जो है वो एक्साइटमेंट को तो जहाँ बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपकी फैमिली के साथ एक आपको क्वालिटी टाइम देकर जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि हमारे इर्द गिर्द हमें प्यार करने वाले, चाहने वाले, वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। जब भी हमारे इस तरह की वेकेशंस आती हैं, इस तरह की छुट्टियां होती हैं और फिर एक त्यौहार होता है तो उसमें तमाम ख़ानदान जो है वो मिलता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। तो आई एम श्योर कि आपकी ईद बेहतर गुजरी होगी। मेरी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ और कुछ घर वालों के साथ बहुत अच्छी गुजरी। और बस हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं अल्लाह करे किसी तरह से बरकरार रहें, आपके चेहरों की मुस्कुराहट इसी तरह से बरकरार रहे। लेकिन ईद के दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही। आज कुछ वेदर जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है, कुछ जो है वो हवा में थोड़ी है जो गर्मी में शिद्दत है उसमें कमी महसूस हो रही है। तो आज का दर्जा हरारत क्या है और शहर फैसलाबाद का मौसम क्या कह रहा है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज काफ़ी दिन के बाद जो है वो सुबह सवेरे और रात से ही बल्कि जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़े से मौसम में जो है वो बेहतरी महसूस हो रही है। साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन जैसे जैसे दिन का आगाज़ हुआ है और वक्त गुजरता जाएगा तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो आई एम श्योर कि इजाफा ही होगा। लेकिन उम्मीद है कि महकमा मौसमियात की जानिब से तो कोई भी बारिश की नवीद नहीं सुनाई गई, लेकिन रब की रहमत जब चाहे बरस जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो और फिर जो है मौसम एकदम से बदले। क्योंकि गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हम लोगों ने देखी है और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ईद के दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही है। तो आई एम श्योर कि आपने अपना अच्छे से ख्याल रखा होगा क्योंकि अब दोबारा से कामकाज का सिलसिला शुरू हो गया, आप लोगों ने घरों से बाहर जाना है। तो अपने लिए जो है एहतियाती तदबीर को ज़रूर आपने फॉलो करना है, अपने फेस को, अपने सर को जो है अच्छे से कवर करना है, इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ताकि आपको किसी भी तरह की जो है वो प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। स्वेटिंग की वजह से बहुत बार जो है वो रशेज़ हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनकी वेकेशन चल रही हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ उनके साथ करें और बड़ों का भी जो है वो खासा ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो सन प्रोटेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आप किसी भी तरह के हार्म रेज़ से बच सकें। और बस इसी तरह से खुश रहें, हर मौसम को एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितनी उसकी नेमतें हैं, क्योंकि जब भी हम शुक्र का फैक्टर हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। आसानियों के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आसानियों की, रब का शुक्र करने की भी ज़रूरत है और उससे अपनी मुश्किलात को के लिए आसानी मांगने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा है कि वफाकी बजट और उसके बाद जैसे ही प्रोविंशियल यानी कि सूबाई बजट पेश किया गया, पंजाब के हवाले से बजट पेश किया गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस शामिल हैं। लेकिन पंजाब के बजट में ये क्लेम किया जा रहा है कि तारीख़ में पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो सरप्लस टैक्स या सरप्लस बजट यानी कि टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है। इस बात में कितनी ज़्यादा ताकत है और इससे आवाम के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट है, लेकिन क्या वाकई ये आवाम दोस्त बजट है? क्या वाकई ही आवाम के लिए आसानी पैदा की गई है इसमें या नहीं? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान मुनीर, जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? जी ईद बहुत अच्छी गुजरी। चलें जी, ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सबकी गुजर गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईद से पहले ही जो बजट पेश किया गया है उसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं, उसने जो है आवाम को खासा परेशान कर दिया। क्योंकि टैक्सेस की वैसे तो वफाकी बजट में भरमार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि पंजाब में तारीख में फ़र्स्ट टाइम जो है वो एक टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। आप क्या समझते हैं इस बात में कितनी सदाकत है और आपका तजिया इस पर क्या कहता है? देखिए, जो जहाँ तक बात है ना सूबाई बजट की, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सूबों के पास जो रेवेन्यू है वो बड़ा लिमिटेड स्कोप है। उनका स्कोप है सिर्फ सर्विसेज पर। इसका मतलब ये हुआ कि अशिया पे जितना टैक्स है वो तो FBR ने लगा दिया, खिदमात पे जो टैक्स है यानी सर्विसेज जो प्रोविंशियल हैं वो भी जो जिस सूबे में जो खिदमत अदा की जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करेगी। अब यहाँ पे टैक्स का एक रेट मुतय्यन है। पंजाब वाले ये क्लेम इसलिए कर रहे हैं शायद क्योंकि सिंध में जो सेल्स टैक्स का रेट सर्विसेज का था वो बढ़ा दिया गया है। उसके बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ये क्लेम कर दिया कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हालांकि जो सर्विसेज सेक्टर है उस पर टैक्स इनके पास एक सर्कल ही बड़ा महदूद है। तो उसके अंदर आप या तो रेट बढ़ाएंगे
या किसी नए सेगमेंट को लेके आएंगे। नए सेगमेंट को लाने के लिए आप जैसे 18th अमेंडमेंट में आप लेके आए सर्विसेज को, तो वो एक बड़ी मेजर चेंज है, वो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं। तो आप ये क्लेम करना कि जी टैक्स हमने नया नहीं लगाया, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक सियासी बयान, इसको आप ज़्यादा समझ लें। इसको आप अगर ये समझें कि टैक्स नहीं लगा, तो जो फेडरल ने जो कमर तोड़ दी है, जितना सख्त बजट आया है, मेरा ख्याल है कि मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के 22-23 सालों में ये पहला बजट है जो इतना हार्ड फील हो रहा है, जिसमें टैक्स के रेट इतने रैपिड इंक्रीज़ किए गए हैं। और इसके साथ साथ मज़े की बात ये, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं, उन्हीं को रगड़ा जा रहा है। और यही हाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्लेम कर रही है कि हमारी कलेक्शन इतनी होगी, लेकिन ये सारी की सारी कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स तो बेसिकली महंगाई बढ़ाने का सबब बनता है। टैक्स कलेक्शन तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस में बढ़े तो गवर्नमेंट को क्रेडिट लेना, इनडायरेक्ट टैक्स पे क्रेडिट लेना तो एक सियासी स्टेटमेंट कही जा सकती है। चलिए फिर इस बात पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि किस किस सेक्टर का जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, किन चीज़ों पे जो है वो टैक्स बढ़े हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पे टैक्स बढ़े नहीं है, वो उतने ही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा शोर भी जिस पे होता है वो तनख्वाहदार तबका है। सैलरीज पे टैक्स बढ़ा दिया है वफाकी गवर्नमेंट ने, ये सबसे ज़्यादा हिट होने वाला तबका है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, लोगों ने बड़ा क्लेम किया हुआ है कि सैलरी तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। असल में वो ज़्यादा नहीं देता, वो मजबूरी से देता है, क्योंकि उसका एट सोर्स कट जाता है ना। जितनी बड़े इदारे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो सारे का सारा मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सारी डिडक्शन वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनका टैक्स वहाँ पे कलेक्ट होता है। अच्छा, उनका टैक्स रेट बढ़ गया है, सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जिस पे सबसे ज़्यादा शोर शराबा होता है कि जी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है, वो रियल इस्टेट सेक्टर है। अब रियल इस्टेट सेक्टर पे इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स, पहले लिमिट्स होती थी कि इतने साल का होल्डिंग पीरियड होगा तो टैक्स देंगे, इससे कम होगा तो नहीं दे देंगे, या इसके बाद नहीं देंगे। अच्छा, उसको इन्होंने फ्लैट कर दिया। और उसमें जो नॉन फाइलर है, जो फाइलर और नॉन फाइलर की कहानी है, उस पर भी आगे बात कर लेंगे, वो टैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि 45% तक चला गया। तो इतनी हैवी जो इंक्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिस पे 1% टैक्स था जो कि मैन्युफैक्चरर देता था, और आगे वो एग्जाम थी, उसको टैक्स नेट में ले आए हैं। फिर उसके बाद दूध है, कुछ बच्चों की चीज़ें, इन्फेंट्स की चीज़ें, ये मतलब एक ऐसी चीज़ें जो आम जनरल कंज्यूमर की चीज़ें थी, इन पे सेल्स टैक्स का रेट 0 से बढ़ा के 18% कर दिया है। तो ये इतनी ज़्यादा एक मतलब एक तरह से एक सैलाब आने वाला है महंगाई का, जो कि अभी यकम को जब इम्पैक्ट आएगा पेट्रोलियम लेवी भी इसी में डाल दी है। तमाम चीज़ें जो है वो यकम जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा इस पे। और साथ ही तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट है, तारीख में पहली बार जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया गया है, पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या गवर्नमेंट आवाम को बेवकूफ़ समझती है या बेवकूफ़ बना रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद ये अवाम दोस्त बजट वाली कहानी तो सिर्फ सियासी लोगों ने शायद किसी ने कही है। कल शायद वज़ीर ख़ज़ाना साहब किसी टीवी चैनल पे फरमा रहे थे कि जी हम कैसे टैक्स ना लगाएं, इदारे टैक्स नहीं देते, ये उनका स्टेटमेंट था। इसका मतलब है वो एडमिट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमने इस दफ़ा टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए हैं। एग्जाम्पशन से शायद गवर्नमेंट को कुछ ऐसे किसी को चिढ़ होती है ना कि टैक्स एग्जाम्पशन कोई दे दी है। अच्छा, वो ऐसी एग्जाम्पशन हैं जो कि आपने प्रॉमिस की हुई हैं सेक्टर्स को कि इस सेक्टर को अगर आप ये करेंगे काम तो आपको ये मिलेगी। ये मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक यूज़ है, किसने इस्तेमाल करनी है? मरीज़ ने, एक बीमार बंदे ने। आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों के दूध पे टैक्स लगा, मतलब आप ऐसी चीज़ें देखें टारगेट कौन सी वो कर रहे हैं, जो कि हर घर की जो है कॉमन नीड है बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपके मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं आके कि जी हम टैक्स क्यों ना लगाएं, तो इसका मतलब है मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं से भी इसको अवामी दोस्त बजट या इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये सोचना चाहिए, शायद उनको कोई मतलब हया ही नहीं है इस चीज़ की कि आपने नया सेक्टर कौन सा लेके आए हैं, आपने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे क्या काम किया है। आपके पास 1 करोड़ 18 लाख एनटीएन मौजूद है पिछले साल का, 55 लाख रिटर्न आई थी ऑन टाइम, को 5-6-7 लाख रिटर्न बाद में आ गई होगी जिसको आपने बाद में फाइलर करवा दिया। आप देखें कि 50% लोग आज भी वो लोग टैक्स नहीं दे रहे जिनका एनटीएन बने हुए हैं, जिनका डाटा आपके पास मौजूद है। अच्छा, आप उन 60 लाख लोगों को पकड़ने की बजाय उन्हीं 60 लाख लोगों को पकड़ रहे हैं जो ऑलरेडी रिटर्न दे रहे हैं, जो टैक्स भी दे रहे हैं, जो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारे का सारा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, इंपोर्टर सारा टैक्स दे रहा है, एक्सपोर्टर टैक्स दे रहा है। एक्सपोर्टर को भी इन्होंने अब रगड़ना शुरू कर दिया है कि उसको भी वो फाइनल टैक्स रजीम जो कि पिछले 30-35 साल से वो फाइनल टैक्स रजीम में दे रहा था, उसको नॉर्मल में लेके आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल में आने से क्या होगा? एक्सपोर्ट सेक्टर ऐसा सेक्टर था जो अपनी वैल्यू एडिशन, फॉरेन एक्सचेंज लाने में मुआवन साबित हो रहा है, रोज़गार सबसे ज़्यादा दे रहा है, बड़ी इंडस्ट्री है, उसको आप टैक्स के उस बर्डन में ले आएंगे कि वो हर साल अपनी बुक्स उठाएगा और एफबीआर के सामने आके बैठ जाएगा और ये उसको कहेंगे नहीं जी हम ये नहीं मानते, हम ये मानेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जो तरक्याती मंसूबों के लिए बजट रखा गया है, जो एक फिक्स फंड्स रखे गए हैं, आपको लगता है कि जितने भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उससे आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है, आमदन लोगों के पास है नहीं है, इस पर वैकेंसीज आई नहीं है, जॉब के रोज़गार के नए कोई भी हमें सोर्सेज दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में बजाय ये कि लोगों के लिए
सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाता। तरक्याती बजट शुरू किए जाएंगे, वो कब शुरू होंगे, कब पाया तकमील को पहुँचेंगे, हम सब वाकिफ़ हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से कि यहाँ पर मनसूबे शुरू ज़रूर होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में जाकर रुक जाते हैं, ना उससे आवाम को फ़ायदा हो पाता है, ना रिलीफ मिल पाता है। ये तो वो बात है कि गले की हड्डी बन जाते हैं, ना निगली जाती ना उगली जाती है। देखिए ये गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ये लोग तो हमेशा ही क्लेम करते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स पे। ये तो अपना वोट बैंक ही समझते हैं कि हमने मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं और उसमें से वोट बैंक लेना है। तो डेवलपमेंट में जैसे पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही डेवलपमेंट में काम ही कोई नहीं किया था, बिल्कुल रोक दिया था। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने बड़ी तेज़ी से कुछ दिन काम किया, जैसे बड़े शहरों में लाहौर वगैरह में बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब ये गवर्नमेंट ने एक बड़ा बजट रखा है, अब इस एलोकेशन में ये क्या करने जा रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपने इस साल 38% इंक्रीज़ FBR को टारगेट दिया है जी। इसका मतलब है ये 38% इंक्रीज़ उन्हीं लोगों को निचोड़ना है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जिसमें तनख्वाहदार तबका शामिल है, जिसमें एक्सपोर्टर को आप रगड़ रहे हैं, जिसमें आप टैक्स लगा रहे हैं रियल इस्टेट को। अच्छा, रियल इस्टेट को 3 दफ़ा टैक्स लगा दिया एक तरह से। एक जब आप वो चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आपको अपनी वाइट मनी शो करनी है, हाँ इसका मतलब है टैक्स पेड मनी है। उसके बाद अगर आप वो रखते हैं तो आपको उस पर 7 ही देना है। उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो फिर उस पर गेन टैक्स देना है। यानी एक ही चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स टैक्स कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इस बिज़नेस में बैठा हुआ है और वो कोई एक आधी चीज़ ले लेता है और एक आधी चीज़ बेच लेता है तो वो तो डेवलपर या बिल्डर नहीं आएगा ना, वो तो नॉर्मल रिटर्न में आएगा, उसका एसेट है। अच्छा, उस पर बार बार टैक्स लगेगा और इसके साथ फिर विद होल्डिंग भी है एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसका मतलब है कि आपने उसी बंदे को टारगेट किया हुआ है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि इस हाथ से निवाला दे के दूसरे हाथ से निवाला छीनने वाली, क्योंकि जैसे कि आपने तनख्वाहदार तबके की भी बात की है, उनकी तनख्वाहों में जो है वो 20 से 15% तक का इजाफा जो है वो बताया गया है कि हमने खुशखबरी दे दी, नवीद दे दी, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि उतने ही बराबर में जो है वो टैक्सेस भी उनको अदा करने पड़ेंगे, जिसके बाद शायद उनकी इनकम उतनी ही रह जाएगी। जी तकरीबन ऐसा ही है, बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा जी। जितनी इंक्रीज़ आपने रिकॉर्ड की है उस हिसाब से अगर आप उनका टैक्स रेट देखें, पर्टिकुलरली जिनकी सैलरी 2-2.5 लाख की ब्रैकेट में चली जाती है, उनकी जो रिडक्शन है वो साल की अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट निकल जाती है। मसलन अगर 3 से 4 लाख की ब्रैकेट में आप चले जाएँ तो मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 हज़ार माहाना टैक्स बढ़ जाना है। अब अगर आप उसको 10% इंक्रीज़ भी दे दें और उसके बाद उस इंक्रीज़ पे भी टैक्स लगना है तो वो हायर स्लैब में चला गया, और हायर स्लैब में जाने का मतलब है कि उससे अगले स्लैब में टैक्स देगा और वो जो इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आना है, क्योंकि इन्होंने अच्छा हम लोगों ने इनको तजवीज़ दी थी बेसिकली कि आप रैशनलाइज़ करें, इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से टैक्स रेट की स्लैब बनाएं ताकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह देखें लिविंग पावर भी तो है ना। एक बंदा मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए माहाना कमा रहा है, अगर उस सही तरीके से टैक्स देना शुरू कर दे, बिजनेसमैन की बात करूँ, सैलरी वाला तो मजबूर है ना, वो 4 लाख में से उसका मतलब है कि वो 1,20,000 या 1,30,000 रुपये टैक्स देगा माहाना, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। तो आपको इसको रैशनलाइज करने की, आप खुद टैक्स चोरी की दावत दे रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरह की अट्रैक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है कि लोग जो है वो टैक्स नेट में आएँ और जो है वो फाइलर बने। मतलब इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा भरमार जब टैक्सेस की होगी तो जो लोग टैक्स पेयर हैं वो तो पीस ही रहे हैं, तो नॉन टैक्स पेयर ऑब्वियसली इस चीज़ से दूर भागेगा। इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि नया आने वाला बजट जो है वो कितने ज़्यादा टैक्सेस अपने साथ लेकर आया, और साथ ही साथ जो है वो नए टैक्सेस की जो है वो बड़ी भरमार हो गई है। मौजूदा कुछ चीज़ें जिस पे टैक्सेस लगे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है वो टैक्सेस की भरमार हो गई है। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे और बहुत सारी तजावीज़ भी इस मामले में दी गई हैं। कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिस पर बात की गई है और कौन सी ऐसी तजावीज़ है जिनको क्लॉजेज़ का हिस्सा बनाया गया और बजट का हिस्सा बनाया गया है, ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है। क्योंकि बाज़ सेक्टर की जानिब से तो हमारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये क्लेम किया गया कि उनकी भेजी हुई तजावीज़ को जो है वो बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो है वो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये क्लेम किया जाता रहा कि तजावीज़ मांगी गई, लेकिन जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो है वो तजावीज़ नहीं दी गई। तो टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अज़मत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं? उमैर, ये बताइएगा कि बजट तो आ गया और बजट ने जो है वो आवाम को खासा परेशान कर दिया। हुकूमत की जानिब से इसे आवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, लेकिन आवाम के तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा कि उन्हें किसी भी तरह का रिलीफ मिला है। कौन से नए टैक्सेस लगे हैं और कौन से टैक्सेस में इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की आपने बात की है कि आवाम इसको आवाम दोस्त नहीं समझती, तो मैं खुद इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि कौम जो है या शहरी पाकिस्तान के जो है वो इसको अवाम दोस्त नहीं समझते। और टैक्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये
एक टैक्स सेशन था, एक बजट नहीं था, इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें ऐसी थीं जिसमें लोगों के लिए अच्छी चीज़ें थीं, जिसमें एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा, वो पंजाब की बात हो या फिर वफाक की बात हो। और उसके बाद वफाक की जानिब से 1-2 काम किए गए थे सोलर प्लेट्स के हवाले से, और फिर उसके बाद आयरन की, स्टील की कुछ प्रोडक्ट्स थी उनके हवाले से टैक्सेस में कुछ कमी की गई थी। बाकी इस पूरे बजट में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, बल्कि टैक्सेस में इजाफा ही किया गया। और एक वो चीज़ जिस पर हम सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, या टैक्स एक्सपर्ट्स इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे कि सरकार जो है या एफबीआर जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम करे, और बजाय इसके कि वो लोग जो कि इस सिस्टम से बाहर हैं उनकी आमदन काबिल टैक्स है, और उनके उस सिस्टम से बाहर होने का नुकसान जो है वो एक आम आदमी को 20-30-50 हज़ार या लाख रुपए कमाने वाले को हो रहा है। तो इस चीज़ पर कंट्रोल पाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बजट में उस चीज़ पर कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रखा गया जिसमें कहा गया हो कि हुकूमत जो है या एफबीआर जो है वो टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोई मौसर इक़दाम करेगी। हाँ, एक ताजर दोस्त स्कीम जो थी एफबीआर की जानिब से करंट फाइनेंशियल ईयर में बनाई गई थी और वो बुरी तरह से फेल हुई थी, उसमें कुछ पेनल्टीज़ में इजाफा किया गया। मगर मैं समझता हूँ ये सफिशेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बेहतर होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट जो कि सेल्स टैक्स हैं उनमें इजाफा किया गया, या फिर जहाँ पे किसी को छूट मिल रही थी, कोई रिलैक्सेशन मिल रही थी, उस रिलैक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो उनके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उन पे या तो सेल्स टैक्स लग ही नहीं रहा था, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिन पे कोई रिड्यूस रेट लग रहा था और उस पर कम शरह से टैक्स लागू हो रहा था। इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी अशिया ऐसी थी जिनको आम आदमी इस्तेमाल करता है, तो उन पर या तो सेल्स टैक्स था नहीं, या फिर ऐसा था कि उस पर रिड्यूस रेट लगाया गया था, कोई शरह कम थी। लेकिन अब वो तमाम रिलीफ जो है उनको ख़त्म करने की तजवीज़ रखी गई इस बजट में, और ये कहा गया कि उन पर स्टैंडर्ड टैक्स यानी कि जनरल सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लागू होगा। तो आप देखें एक वो चीज़ जिस पे 100 रुपये की कोई चीज़ है उस पर कोई टैक्स नहीं है, जब उस पर 18% टैक्स लगेगा तो उसकी 18% कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई मज़ीद होगी। और बिलखुसूस एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में आप देखें कि इस बार जो गंदम की फसल की कीमत थी वो तो सरकार ने किसान को दी नहीं, पहले ही किसान परेशानी का शिकार था। उसके मुकाबले में जो खाद थी डीएपी और यूरिया वो पूरा सीज़न ब्लैक में फ़रोख्त होती रही, और बल्कि उसके ऊपर सोने पे सुहागा उन लोगों को अरबों रुपए सब्सिडी दी गई उस सेक्टर को, खाद बनाने वाले को, कि ये किसान को सस्ती खाद देंगे। मगर उन्होंने एक तो किसान को दोनों हाथों से लूटा, ऊपर से सरकार से भी सब्सिडी ले गए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए था, मगर इस बजट में हमें वो चीज़ें नज़र दिखाई नहीं दी। वज़ीर ख़जाना साहब से हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, चीज़ों को समझते हैं और एक पाकिस्तानी का दर्द दिल रखते हुए ये कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। मगर इनके और इसहाक डार के या किसी भी रवायती वज़ीर ख़जाना के बजट में 1% फ़र्क नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा सख्तियाँ जो है वो आवाम पर कर दी गई। इसी तरह की सिचुएशन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए इमरान साहब जो है वो तजावीज़ भी पेश की गई। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जानिब से क्या तजावीज़ भेजी गई थी टैक्स के हवाले से, और कितना उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ? देखिए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो तजावीज़ देते हैं। हम लोगों ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एक कम्प्रीहेंसिव बुकलेट दी एफबीआर को, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और इनकी सेक्रेटरी वगैरह जो भी अहदेदारान थे, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया। सबसे पहला उसमें जो काम था वो यही था कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करें। आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को दबाई जा रहे हैं, उसको रिलीफ दें, उसको ये फीलिंग दें कि आप, जैसे फाइलर का एक लफ्ज़ लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बना हुआ है, उसको रिलीफ दें कि तू फाइलर है, तुझे कोई फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरी तरफ जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेके आए। उसके साथ हमने टैक्स रेट को रैशनलाइज करने की तजवीज़ दी कि उसको आप कम करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही समझ नहीं आती, आप इतनी थोड़ी आमदनी वाले को चोरी पे मजबूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से तजावीज़ दी। हमने इनको ये कहा था कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है
उस पे आप सिंगल डिजिट नॉन रिफंडेबल सेल्स रख लिए हैं, ठीक। जैसे सारी दुनिया में वैट सही, चलता है। सही। ये इतनी अच्छी तजवीज़ है, ये पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से भी गई, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ सही। से भी गई, ये फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने भी दी। ओके। इसमें ये होना था कि आपने ये तजर्बा ऑलरेडी कर लिया है, आपने कुछ सेक्टर्स को सिंगल डिजिट सेल टैक्स में ला के जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर थे उस पर ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं बिल्कुल और ठीक। सक्सेसफुली वो चल रहा है। बिल्कुल आईटी सही। सेक्टर, जैसे हमने अभी पंजाब गवर्नमेंट की बात की, वो 5% टैक्स देते हैं। इसी तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 16% की बजाय 5% में देना सही। पड़ता है। इसका मतलब है आप एक सेक्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं नॉन रिफंडेबल। तो ये इसी तरह हमने काफ़ी सारी तजावीज़ दी, जिसमें ये ताजिर दो स्कीम का जैसे अभी उमैर साहब ने जिक्र किया, उसके हवाले से इनको तजवीज़ दी गई थी कि ये आप कुछ 6वीं-7वीं दफ़ा इस तबके को लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप उनको वॉलंटरी दे रहे अच्छा, हैं। एक और चीज़ जो है वो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रही है कि नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि हम जितनी बात कर रहे हैं हमें ये पता है कि जितने फाइलर है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उन पे और ज़्यादा बर्डन आ गया। तो इस चीज़ की मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी वजाहत करें कि क्या वाकई नॉन फाइलर के लिए भी सख्तियाँ बढ़ी हैं? जी ऐसे ही है, नॉन फाइलर के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेट बढ़े हैं, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट सेक्टर में। रियल इस्टेट सेक्टर में जो कैपिटल गेन टैक्स है, यानी जब आपने एसेट सेल करना है तो सेल और परचेज़ का जो डिफरेंस आपका आना है उस पे जो टैक्स है वो 45% पे चला गया है। ये हाईएस्ट रेट है, ये नॉन फाइलर पे है। इसी तरह से बाकी तो सारे इन्होंने पहले से ही डबल या ट्रिपल कर दिए हुए हैं टैक्सेस। अगर फाइलर 3% दे रहा है तो नॉन फाइलर 10% दे रहा है, फाइलर 10 दे रहा है तो नॉन फाइलर 30 दे रहा है, फाइलर 30 दे रहा है नॉन फाइलर 60, मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक अगर आप गौर करें तो ये बात तो जस्टिफिकेशन में आती है कि एक बंदा जो टैक्स नेट में नहीं है उसको एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जा रहा है ताकि वो टैक्स नेट में आ जाए। ये इनडायरेक्ट प्रेशर है उसको टैक्स नेट में लाने का। लेकिन उसके साथ साथ एक मज़ेदार काम इस दफ़ा ये भी किया है कि लोगों ने भी खैर मिस यूज़ किया उस चीज़ को कि लोग जाते थे, एक दिन में कोई टैक्स रिटर्न फाइल की, लेट पेमेंट का चार्ज 1000 रुपये जमा करवाया और फाइलर हो गए और वो तमाम बेनिफिट लिया और उसके बाद गायब हो गए। अब उन्होंने ये कर दिया कि जो इस तरह के फाइलर हज़रात होंगे वो फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनको 1 साल पूरा करना होगा और उस साल के बाद वो प्रॉपर फाइलर होंगे। उनको थोड़ी सी टैक्स रिडक्शन मिल जाएगी, हाँ। लेकिन जो फाइलर के बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। और फाइलर के क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में उमैर बहुत ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं? क्योंकि फाइलर जितने भी हमारे पास टैक्स जो लोग पे करते हैं उन पर इतनी टैक्सेस की और भरमार हो गई है कि वो मज़ीद इस जो है वो बजट में पिस जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह से हम टैक्स नेट बढ़ा पाएंगे? देखें, पाकिस्तान में एक बात मशहूर है कि जो बंदा टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होता है तो फंसता भी वही है। जो पाकिस्तान का सिस्टम से बाहर ट्रेडर क्लास है, वो लोग यही कहते हैं कि FBR के मुलाजमीन को या अफसरान की जेब गर्म करो, या फिर ये कि अगर उन्होंने कहीं पे विद होल्डिंग टैक्सेस अदा करते हैं तो ज़ायद विद होल्डिंग टैक्सेस बर्दाश्त कर लो। लेकिन फाइलर नहीं बनना, उसकी वजह यह है कि ऑडिट भी उन्हीं के ही होते हैं, टैक्स अमाउंट्स भी उन्हीं की तरफ निकलती हैं और जो दीगर सख्तियाँ वो भी उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है उमैर, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और हम जानेंगे कि फ़ाइलर के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं और पूरी सूरत हाल में हम अपने टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के पास टारगेटेड प्लान क्या है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे कि टैक्सेस के हवाले से कि फ़ाइलर के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। उमैर आप बता रहे थे कि फ़ाइलर के लिए कितनी ज़्यादा सख्तियाँ होंगी और इस तरह से क्या हम जो पूरा स्कीम बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, क्या टारगेटेड प्लान है, क्या उनकी क्या सोच है कि किस तरह से नेट को टैक्स नेट को जो है वो बढ़ाने का सोच रहे हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक आपने फाइलर के सख्तियों की बात की है, इश्यूज़ दोनों साइड्स पे होते हैं जी। आप देखें कि स्टेक होल्डर्स या बिज़नेस कम्युनिटी है तो उनकी जानिब से भी कुछ मामलात जो हैं वो ख़राब किए जाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक टैक्स पेयर है या एक बिज़नेस पर्सन है, अगर वो अपना पूरा प्रॉपर टैक्स दे रहा है और अगर उसका ऑडिट कोई निकल भी आता है तो मैं समझता हूँ कोई इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कबाहतें बहुत सारी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो यहाँ पे उसकी पूरी चेन कंप्लीट नहीं है। अगर हम ट्रेडर्स क्लास को देखें, मिसाल के तौर पे कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ले लेते हैं और वहाँ पे कुछ सेल्स टैक्स के इशू आ जाते हैं कि जी आप प्रॉपर इनवाइसेस नहीं जारी कर रहे, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हम जहाँ से ख़रीदारी करते हैं जिन मैन्युफैक्चरर से और बिलखुसूस जिन मल्टीनेशनल कंपनियों से जिनका मतलब ये समझा जाता है कि इन लोगों के मामलात बहुत साफ़ शफाफ होते हैं, तो वो हमें इनवाइसेस जारी नहीं करती। अच्छा, अब उन मल्टीनेशनल कंपनियों का कोई मुतबादल भी नहीं है पाकिस्तान में,
या इन ताजरों के पास थे वो उनसे हट के कोई ऐसी चीज़ें रख लें, उनको मजबूरन वो चीज़ें लेना पड़ती हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई एक किसी बंदे से प्रोडक्ट ख़रीदता है किसी कंपनी से और वो इसको इनवाइस जारी नहीं करती तो 18% सेल्स टैक्स है, तो क्या वो दुकानदार अपनी जेब से तो सेल्स टैक्स नहीं FBR को जमा करवाएगा, और ना ही उस प्रोडक्ट में 18% प्रॉफिट होगा कि वो चले अपना प्रॉफिट जो है वो एक चीज़ में मार ले और वो सरकार को टैक्स जमा करवा दे। तो ये वो चीज़ें जहाँ पे इदारों को भी काम करने की ज़रूरत है, मगर दोनों साइड्स पे जो है इश्यूज़ चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी उसके बाद आपने बात की, ज़्यादा इश्यूज़ यही होते हैं कि लोगों की जानिब से जब अपना रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो उनकी जानिब से टेम्परिंग की जाती है या दादो शुमार में हेर फेर किया जाता है, और बाद अज़ां जब फिर ऑडिट निकलता है तो ऑडिट के केसेस में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा फाइलर है, बिजनेस पर्सन नहीं है, सैलरीड पर्सन भी है। अच्छा, होता क्या है कि वो किसी वकील को या किसी टैक्स कंसल्टेंट को थोड़े से पैसे देने के बजाय वो कहता है कि मैं अपने खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेता हूँ। वो रिटर्न फाइल करता है, वो कहीं ना कहीं पे गलती करता है और फिर फंस जाता है। मैं एक मिसाल लेता हूँ, गुज़िश्ता दिनों में एक प्रोफेसर साहब थे, उनका इसी तरह का इशू था कि उन्होंने 2017 की जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसमें उन्होंने अपनी मलकियत में एक घर और कुछ जेवरात लिखे। अच्छा, अगले साल जब उन्होंने रिटर्न दोबारा फाइल की तो वो जेवरात जो थे वो डबल कर दिए जितने उनके पास थे, और जो घर था वो अपने रिकॉर्ड से गायब करके और एक अमाउंट लिख दी कि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है। अच्छा, वो ऑडिट में फंस गया कि आपके पास पिछले साल तो था ऐसा कुछ नहीं, अब ये अचानक 1.5 करोड़ आपके पास कहाँ से आ गया, और 1.5-2 करोड़ का सोना आपके पास अचानक कहाँ से आ गया, सैलरी तो आपकी वही है। अच्छा, जब बाद में उनका ऑडिट होता है या वो जवाब जमा करवाते हैं तो ये पता चलता है कि वो उनके पास जो घर था वो घर बेच दिया गया, वो उस घर की रकम थी लेकिन उनको उस तरह से प्रेजेंट करना नहीं आया। सोना जो था उनको उनके पेरेंट्स से विरासत में मिला, वो उसको भी नहीं लिख पाए कि ये मुझे विरासत में मिला है। तो इन दो गलतियों की वजह से उनको PR दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जब टैक्स पेयर को या आम बंदे को नहीं पता होता तो वो सिस्टम में फंस जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कोई थोड़े से पैसे खर्चें और किसी मौसर जो टैक्स कंसल्टेंट है या कोई वकील है उसकी खिदमात हासिल करें ताकि आप किसी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा जो है कि जब तक हमारी टैक्स इनकम नहीं बढ़ेगी इसकी ये वजह भी है ना उमर, हमारे यहाँ जो है उस तरह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कंसल्टेंट के पास जाएं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम फिर बाद में उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको भुगतने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लगा लेते हैं। इमरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बजट जो पेश किया गया वो तो पेश किया गया, लेकिन आप क्या समझते थे कि मौजूदा रिसोर्सेज में रहते हुए कितना जो है वो बजट को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था और कितना आवाम को जो है वो टैक्सेस के बोझ से हम बचा सकते थे? देखिए, अवाम का जो मेन मौक़िफ़ है ना हमेशा से वो बजट के हवाले से टैक्स देने से ज़्यादा इस चीज़ पे होता है कि जी हम क्यों दें टैक्स, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। इसका मतलब है ट्रस्ट का इशू है, आज भी ट्रस्ट का इशू है, हरेसमेंट का इशू है, खौफ का इशू है। जैसे अभी उमर साहब ने बात की, अब एक बंदे को नोटिस आ गया, वो सैलरीड पर्सन है, गलती उसने की है वो भुगतेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसे केसेस हैं, जैसे इस साल 2018 खुला है, अब 2018 में लोगों ने एमनेस्टियाँ ली हुई हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए टैक्स दिए हुए हैं, उन सबको नोटिस आ गए हैं। अच्छा, नोटिस आना इन इट सेल्फ एक टेंशन है, तो टैक्स पेयर परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसी के पास जाऊँ, रिकॉर्ड तैयार करूँ, 6 साल पुराना रिकॉर्ड है, मैंने तो एमनेस्टी ली थी, जाके बताऊँ। अच्छा, वो बताना पड़ता है, लेकिन अब ये ऐसी इशू हैं जिनको एड्रेस करना इस साइड से बहुत ज़रूरी है। टैक्स पेयर को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ट्रस्ट। गवर्नमेंट का काम ये था कि इस बजट में या इससे पहले भी और आइंदा भी टैक्स पेयर का ट्रस्ट बरकरार रखें। एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू हुई, एक्सपोर्टर को आपने फाइनल टैक्स रिजीम दिया, ये चीज़ें क्या थी, ये ट्रस्ट लिया गया था उनका। ट्रस्ट के चक्कर में आपने कैलकुलेटेड टैक्स से भी ज़्यादा टैक्स लिया। हमने इनको बारहा कहा है कि आप कलेक्शन आप जितनी करते हैं, ये इतना आपने दफ्तर बिठाया हुआ है, इतनी हरेसमेंट करते हैं, और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें ना तो शायद 10% भी नहीं टोटल का कैलकुलेट कर पाता। ये जो रिकवरीज होती हैं इन ऑफिस से, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट हैं जिनको ये अपने खाते में डाल लेते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में पैसा जमा होता है वो तो 10% भी नहीं है टोटल कलेक्शन का, और आपने 38% बढ़ाकर 12,670 इतनी बड़ी एक फिगर दे दी है कि जिस साल हमने ये कलेक्शन करनी है। अब वो इतनी बड़ी कलेक्शन करनी किससे है? एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से। यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो हदफ उन्होंने दिया वो हदफ वो कंप्लीट कर लेंगे? देखिए, हरेसमेंट से दबा के लोगों को कुछ ना कुछ तो उसके करीब लेके जाएंगे ये,
डेफिनेट लेके जाएंगे। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी वजह है, डॉलर का रेट एक ऐसी वजह है कि आपका जो इनफ्लो आता है मुल्क में, ज़र मुबादला आता है, उसको जब आप कन्वर्ट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इन रुपी फॉर्म वो बढ़ जाती है। अगर आप 10% इन्फ्लेशन कर लें तो 10% इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आप देखेंगे वो कलेक्शन कितनी बढ़ गई है। हाँ। तो वो पैसा तो आना है, वो अमाउंट तो बढ़नी है एक तो वो, लेकिन इंक्रीज 38% है। 38% इंक्रीज में सबसे बड़ा एलिमेंट वो सेक्टर्स हैं जिनको ये ज़ीरो से उठा के 18% पे ले गए हैं। सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट, फिर वही बात, महंगाई बढ़ाई गई है, बोझ आवाम पे डाला गया है। यानी जो वैल्यू एडिशन होनी थी, जो प्रॉफिट पे टैक्स होना था, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, उन पे काम नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, लोग उस नेट में आना नहीं चाहते। और ट्रस्ट का जो है वो ट्रस्ट बहाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एतमाद जब तक बहाल नहीं होगा हमारे इदारों पर, तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम हल करने में नाकाम रहेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट10 और मौजूदा बजट में किस तरह से जो है हमारी मुल्क की मैशत को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मैशत जो है वो बदहाली की जानिब जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट का हाल जो है वो बड़ा ख़राब है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ा, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और फिर एग्रीकल्चर को जितना बड़ा धचका लगा इस साल, हमने देखा है कितना नुकसान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना पड़ा। साथ ही साथ टेक्सटाइल के हवाले से भी बहुत सारे खदशात रहे हैं। तो अब वफाकी बजट और सूबाई बजट जो है वो दोनों ही पेश कर दिए गए हैं। उसके बाद उमर हम किस तरह से अपने जो है मुल्क की मैशत को बेहतर बना सकेंगे? आप देखें, कम अज़ कम इस तरह से तो बेहतर नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैक्सेस के हवाले से। आप देखें, जब एक जान बचाने वाली दवा पे या किसी भी मेडिसिन पे टैक्स आएगा तो उसका इम्पेक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि FBR को या वफाकी हुकूमत को इसमें क्या कबाहत है कि वो लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो सालाना, अगर वो सैलरीड पर्सन है 6 लाख से ज़ायद और अगर बिज़नेस पर्सन हैं 4 लाख रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, तो उनसे टैक्स वसूल करने में सरकार को क्या मुश्किल है? बहुत सादा सा सवाल है कि चलें ठीक है, इसमें ये होगा कि अफसरशाही को अपने दफ्तरों से बाहर, ठंडे कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा और फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कबाहत ये है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अफसरशाही जो है वही सबसे बड़ी रुकावट है। ये इस डायरेक्ट टैक्सेस को, नेट को बढ़ाने में और नए लोगों को ढूंढने में। आप ये देखें, 24 करोड़ आबादी का मुल्क है और उसमें टैक्स देने वाले कितने लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस है, वरना इनडायरेक्ट तो हम आप हर कोई भुगत रहा है। वो चाहे बिजली के बिल ले लें, गैस के बिल ले लें, और अब मैंने बताया कि अद्वियात को भी नहीं बख्शा जा रहा, ठीक है, बच्चों के पीने के दूध को भी नहीं छोड़ा गया, किसान की किसी चीज़ को नहीं छोड़ा गया, उस पर सेल्स टैक्स लगने जा रहा है। तो आप ये देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो भरमार है, विद होल्डिंग टैक्सेस है। मैंने या किसी भी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी बेचनी है उस पर टैक्सेस है, किसी ने कोई गाड़ी ख़रीद ली है उस पर टैक्सेस है। आप ये समझे कि बल्कि FBR ने जितने भी सरकारी महकमे सबको विद होल्डिंग एजेंट बना के रख दिया है कि जो भी शख्स आपसे कोई सर्विस लेने आता है तो उससे हमारा हिस्सा वसूल करे और उस वसूल करने के बाद हमारे खाते में जमा करवा दें। और हमने सिर्फ यही काम करना है कि आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपने उससे इतने % ले लेना है। बैंक में कोई बंदा पैसे निकलवाने जाएगा उससे 0.6% ले लेना है, ठीक है। कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने जाएगा तो उससे भी ले लेना है। उसके बाद कोई प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाने जाता है, चाहे वो ख़रीदने वाला है, बेचने वाला है, चाहे उसने कितनी मुश्किल से पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करके वो अपने रहने के लिए एक घर बनाने के लिए वो प्लॉट ख़रीद रहा है, ठीक है, या किसी ज़रूरत के तहत वो प्लॉट बेच रहा है, तो आप भी उससे हमारा हिस्सा ज़रूर जो है वो ले लेना है। लेकिन हमने ये नहीं करना कि हम अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और हम फील्ड में जाके देखें कि फैसलाबाद में घंटाघर के इतराफ़ में 50-55 हज़ार दुकानें हैं, दफ्तर हैं, मार्केट्स हैं, मगर वहाँ पे टैक्स देने वाले कितने। अगर कोई जाएगा भी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि PTI दौर में एक जोन बनाया गया, BTB बनाया गया था ओवरऑल नेशन वाइड। अच्छा, उसका काम ये था कि नए लोगों को, नए टैक्स पेयर्स को ढूंढना, जिन दिनों में शब्बर जैदी साहब चेयरमैन FBR थे। अच्छा, होता क्या है कि फैसलाबाद में तकरीबन कोई 50,000 के लगभग नोटिस जो था वो FBR वालों ने दे दिया उन लोगों को जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। फिर उसके बाद एक और डाटा बनता है, 3,12,000, मुझे आज भी याद है, 5 साल पुरानी बात है, 3,12,000 फेस्को के वो कंज्यूमर थे जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल थे, मगर वो टैक्स नेट से बाहर थे। अच्छा, ये सिर्फ डाटा ही बने हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। डाटा फेस्को से ले लिया गया,
दीगर इदारों से उठा लिया गया, उसके बाद आज तक उस पर कोई एडवांसमेंट नहीं हो सकी। 50,000 नोटिस निकाला गया, वो स्टेशनरी के अखराजात, इसके बाद उनको डिलीवर करने के कोरियर के अखराजात, या फिर वो वहाँ पे जाके इनके जो थे नोटिस सर्वेयर वो जाके नोटिस सर्व करवा के आए, उनके फ्यूल के दीगर अखराजात, मगर उसका रिज़ल्ट क्या निकला? ज़ीरो। हाँ, एक उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकला कि वो लोग जो नोटिस देने जाते थे उसकी बैक साइड पे अपना नंबर लिख के उस दुकानदार को वापस आ जाते थे, तो उनकी बड़ी अच्छी दिहाड़ियाँ। ये ज़ाती मफाद जब तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इमरान साहब कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे उमैर ने भी निशानदेही की, हमारे यहाँ इदारों पर जो है लोगों का बड़ा अदम एतमाद रहा है। इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो टैक्स नेट बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी मेंशन किया है FBR के साथ जो है उनका क्या किरदार मौसूल होना चाहिए, उस पर हमारे सामने बहुत सारी डिस्कशन की है कि किस तरह से इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर पब्लिक को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इदारे ही कसूरवार है, हमारी पब्लिक जो है वो बड़ा इसमें जो है वो बेहतर किरदार अदा करती है। तो ये 2 वे सर्विस है जो कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। इदारों की जानिब से भी अपना जो जिम्मेदारियाँ उसको पूरा किए जाने चाहिए, और शहरियों की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो भी जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक शायद हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और तालीम के हवाले से हम सब जानते हैं कि हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। हर बच्चे को जो है तालीम का हसूल हर शहरी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और आजकल जो है पेरेंट्स बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से हमारे तालीमी सेक्टर की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़े हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बच्चे को कहीं ना कहीं बीच में जो है अपनी एजुकेशन को क्विट करना पड़ता है। तो तालीम के हवाले से किस तरह के मसाइल हैं, तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम किस तरह से मज़ीद जो डिजिटलाइज दौर है उसको अपनी एजुकेशन में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारी दुनिया में जो है वो काम होते हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो उससे हम अपनी एजुकेशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम सराई साहबा, मुमताज़ शायरा हैं, माहिर तालीम हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड की प्रिंसिपल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल कर आई। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक पूरा उम्र का एक जो है बड़ा ख़ास हिस्सा जो है वो तालीम को दे दिया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो आपने बड़े नज़दीक से देखे होंगे। आप क्या देख रही हैं कि आज के मौजूदा सूरत हाल में तालीमी लिहाज से किस तरह के मसाइल हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली ये लॉर्ड मेकाले की जो लेगेसी है ना, उसी को लेके चल रहा है। तो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हमारी गवर्नमेंट्स लाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एक तो इसमें डायरकी है, 2 तरह का सिस्टम है, एक हमारा वो इंग्लिश मीडियम और एक गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। तो हमारे बच्चे शुरू से ही 2 अलग अलग जो है वो कम्युनिटीज़ हम डेवलप करते हैं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और सोसाइटी में भी वही जो डिफरेंस है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा है। दूसरी बात जो हमारी हायर एजुकेशन में आके प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो मार्केटेबल स्किल्स नहीं है, हमारी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं होती। हम बच्चों को वो नहीं दे रहे जो उन्हें अमली ज़िंदगी में कामयाब इंसान बना सकता है। हमारे यहाँ बच्चे FA BA करके नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और उनकी जो उन्होंने पढ़ा होता है वो ज़िंदगी में कहीं पे भी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उनसे फिर मांगा जाता है कि आपने क्या कोर्सेज़ किए हुए हैं, आपके स्किल्स क्या हैं। फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम कंप्यूटर्स के कोई कोर्सेज़ कर लें, हम कोई और ख़ास तौर पे बॉयज़। तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा जो बाकी जो एजुकेशन में यानी और जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। तो अल्लाह खैर करे, अब हमारी गवर्नमेंट्स इनको फोकस कर रही हैं और सिलेबस भी रिवाइज हो रही हैं, तो अल्लाह करे, होप फॉर द बेस्ट। जो आपने इंग्लिश मीडियम की और गवर्नमेंट की बात की है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ये दोनों मतलब कि
मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को शाउर देने के हवाले से होना चाहिए कि उनको किस तरह से एक माशरे में बेहतर शख्सियत बनाना है, किस तरह से एक बेहतर फ़र्द बनाना है। लेकिन हमने उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को जो है कहीं ना कहीं जो है उलझा दिया है। आप क्या समझती हैं कि तलीमी निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि चाहे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ें चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ें, लेकिन सबके लिए निसाब एक जैसा हो? एग्जैक्टली मैं ज़ाती तौर पे और अब तक ज़िंदगी में जितना कोई थोड़ा बहुत एजुकेशन में सीखा है या जितना एक्सपीरियंस लिया है, उसमें हम सोसाइटी को दो तबकों में तकसीम कर रहे हैं। हमारा जो एचएसएन का पढ़ा हुआ बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को बहुत ही लो कैटेगरी में उसको देखता है, और वो हमारी जो एलीट क्लास है जो इस तरह के इदारों से पढ़ के आते हैं, बर्न हॉल से, लारेंस से या किनेड से या क्वीन मैरी से या इस तरह के इदारों से जो बच्चियां पढ़ के आती हैं, उनका लिविंग स्टाइल, उनका ब्रॉटअप, उनकी ग्रोथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो सोशल सेटअप है जी, वो उन बच्चियों से बिल्कुल अलग होता है जिनकी बैकग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल की होती है, जिनकी बैकग्राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चियाँ और बच्चे मेहनत करके, अपने उनके पेरेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट करके दूसरे जो इंग्लिश मीडियम इदारे हैं या जो एलीट क्लास के इदारे हैं उनके साथ compete करने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो उन्हें दूसरे बच्चों से इंग्लिश मीडियम और जो एलीट क्लास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है उन बच्चों से compete करने के लिए उन्हें 100% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उनकी फैमिलीज़ को कि वो वहाँ उनको मैच कर सकें। करते हैं, बहुत सारे बच्चे निकलते हैं गवर्नमेंट स्कूल से भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी, लेकिन वो फ़र्क रह जाता है। मेजॉरिटी जो है वो डिप्राइव्ड होती है, वो महरूम रह जाती है। तो एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ये है तो बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप, कोई दिल वाला, कोई दिल वाली गवर्नमेंट, कोई बहुत ही बट इट इज़ नेसेसरी, ये विजन वाले कुछ लोग इसको हो सकता है टेक अप करें। हाँ, और ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा नेसेसरी है, ताकि जो है वो एटलीस्ट ये तजाद जो माशरे में उसको हम ख़त्म कर सकें। आपकी सोसाइटी दो हिस्सों में, दो क्लासेस में बटी हुई है। बिल्कुल। और आजकल क्लासेस की आपने बात की है, आजकल लोग जो है बड़े क्लास कॉन्शियस भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन, जैसे आपने कहा है कि जो इंग्लिश मीडियम से या कहीं अच्छे कहने के महंगे प्राइवेट सेक्टर से पढ़कर आते हैं, उनका ख्याल होता है कि वो बेहतर अंदाज से जो है वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टूडेंट जो है वो शायद उनको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो अलग से रवैये जिसका आपने जिक्र किया, ये हम खुद इंजेक्ट कर देते हैं अपनी जनरेशन में। असल में सोसाइटी का मिजाज ये बन चुका है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ख़ास तौर पे जो अर्ली एजुकेशन में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बड़े ही कॉम्पिटेंट असातिज़ा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रूम्ड किस्म के टीचर्स होते हैं, बहुत कम्पीट करके पब्लिक सर्विस कमीशन से बड़े स्क्रूटनी के बाद वो सिलेक्ट होके आते हैं। और लेकिन हमारी सोसाइटी का मिजाज ये बन चुका है कि जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में ले जाना पसंद करता है, यानी उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर का एतबार ही नहीं है कि वहाँ पे ग्रूमिंग अच्छी हो सकती है। वो किसी हद तक वो पेरेंट्स सच्चे भी हैं कि हमारे गवर्नमेंट के इदारों में एक क्लास में अगर हमने फर्स्ट ईयर में 1200 बच्चे दाखिला दिया है उन्हें, तो हमारे पास 2 टीचर्स होते हैं अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए, मैक्सिमम 3 टीचर्स होते हैं। तो आप एक क्लास में जब 400 बच्चा बिठाएंगे और वो किसी क्लासरूम में इतनी कुर्सियां भी नहीं आप पूरी कर सकते, आप कुर्सियां बाहर निकाल के बच्चों को ज़मीन पे बिठाते। ये हमारे गवर्नमेंट के इदारों, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये प्रॉब्लम है कि जब 200-300 की क्लास होती है, टीचर को हम माइक लगा के देते हैं और उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। बच्चे ज़मीन पे बैठने में अपने आप को वो बहुत ही उन्हें अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वो घर जाके पेरेंट्स को शिकायत करते हैं कि वहाँ तो बैठने को कुर्सी ही नहीं है, कुर्सियाँ रखें तो बच्चे पूरे नहीं आते क्लासरूम्स में। तो बहुत बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे बहुत सारा
जो है वो बजट भी चाहिए, उसके बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये एक बड़ा एक बहुत मेजर इशू ये भी है, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में बात की, अभी आपने भी उसकी निशानदेही की कि गवर्नमेंट टीचर्स की बड़ी कमी है। हमारे पास जितना हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये है कि भर्तियों की वैकेंसीज मौजूद हैं लेकिन नई भर्तियाँ नहीं होती, क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसे है, बहुत सारी सीटें खाली हैं, लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिकल जो है वो हमारा कुछ सेटअप और हमारे जो मसाइल इस तरह के हैं कि गवर्नमेंट्स इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो वो फिर ये कि बहुत सारी सीटें बहुत टाइम तक बैन लगा रहता है, और जब बैन खुलता है तो उसके बाद सारी सीटें फिल नहीं होती, तो हमें पूरा सेशन जो है वो बग़ैर टीचर्स के गुजारा करना पड़ता है। यानी 1200 बच्चों को पढ़ाना है, अंग्रेज़ी के 2 उस्ताद हैं। हमें इन्होंने एक दिया था, गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराई हुई है CTIs की, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स हम रख सकते हैं, लेकिन वो इतना टाइम गुजरने के बाद मिलते हैं कि पूरा सेशन गुजर जाता है, तो आखिर में 2 महीने के लिए, और वो भी पूरी डिमांड के मुताबिक जो है वो हमें ये टीचर्स जो हैं उनकी वो हमें वो उतनी तादाद भी नहीं मिलते, तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो गवर्नमेंट के इदारों को चलाने वाले प्रिंसिपल और टीचर्स, मैं समझती हूँ कि उनको तो सल्यूट करना चाहिए कि वो रिज़ल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, उनके यहाँ वो एडमिशन के लिए एनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के तासुर पाए जाते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट जॉब करने वालों की ज़िंदगी कितनी आसान है, उनकी सर्विसेज कितनी आसान है, बस गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अभी वो क्लासेस में जाएं नहीं जाएं कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं है, बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी बीमार होती है जिनका जिक्र आपने भी किया है। बड़े टाइम से आप जो है एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, आपने पूरा एक टाइम पीरियड देखे, इसके उतार चढ़ाव भी देखे होंगे आपने, तो आपको क्या लगता है कि आपने जब स्टार्ट किया था, या चलें आपकी तालिब इल्मी के दौर से ही बात करते हैं, आप भी तो स्टूडेंट थी और आज के स्टूडेंट के मसले से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, तब एजुकेशन सेक्टर और आपके एजुकेशन सेक्टर में क्या फ़र्क देखती हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या आपको जो है तब्दीली दिखाई दी है, बेहतरी की जानिब गया है या मज़ीद जो है हम बदहाली की जानिब जा रहे हैं? जैसे बहुत सारे सोसाइटी में, और देखें ना, हम 80s और 90s वाली जनरेशन है, और आपको पता है कि 90s के बाद और ये जो 21st सेंचुरी में डिजिटल वर्ल्ड में एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया, तो हम तो वो बच्चे हैं, उस दौर के बच्चे हैं कि जब 1-to-1 टीचर स्टूडेंट रिलेशन होता था, जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस किया जाता था, बच्चों की पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत फोकस होता था। अब बच्चे, ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिजिटल गैजेट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा मैडम, ये बड़ी मज़े की बात है, ये बहुत मज़े की बात है, तो मैं चाहूँगी कि इसका तसलसल ना टूटना चाहिए, और पूरा एक्सपीरियंस हम ज़रूर मैडम से सुनेंगे कि किस तरह का उनके स्टूडेंट लाइफ में रहा, फिर एज टीचर रहा, और अभी के टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बड़ी मज़ेदार सी एजुकेशन के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है, एंड एज़ यूजुअल जो है मुझे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत कुछ सीखते होंगे। जब भी हमारे गेस्ट कोई इतने ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके तजर्बात से सीख सकें कि वो अपनी लाइफ में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करके आए हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेसिस पे किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, अपने काम के, अगर वर्क प्लेस की बात करें तो उसको बेहतर कर सकते हैं। माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही होती है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लेकिन जब भी कोई बड़ा हमारे पास आके बैठे तो उसकी बात ज़रूर आपको जो है वो गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिना कहे, आपके बिना कहे, आपके बहुत सारे मसाइल के जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं। तो हमारी एजुकेशन का जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैडम से मैं जानना चाहूँगी कि आप बता रही थी कि किस तरह से अगर एवेलुएट करें तो जब से आपने देखा है एजुकेशन सिस्टम को, तब से स्टूडेंट दौर में, फिर टीचिंग में, और अब क्या फ़र्क देखा है, क्या डिफरेंस देखा है? वही जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जब हम छोटे थे तो इतना ज़्यादा दुनिया में ये जो गैजेट्स और इंफॉर्मेशन और
इतने सारे चैनल्स नहीं थे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतनी एक्सेस नहीं थी। टीवी का एक चैनल होता था, घर में एक अखबार आता था। अब दुनिया बदल गई है। स्कूल कॉलेजेस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, डिबेट्स होती थी, मुशायरे होते थे, बज़्म अदब बाकायदा स्कूलों में एक सोसाइटी बनाई जाती थी। अभी भी ये सब होता है, लेकिन अब वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। पहले टीचर्स बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाते थे कि 1-to-1 रिलेशन में होते थे। टीचर्स को बच्चे आइडियलाइज़ करते थे, पेरेंट्स को आइडियलाइज़ करते थे। अब बच्चों के पास इतना ज़्यादा कुछ वो जानते होते हैं, इतना ज़्यादा उनको पता है दुनिया का, हमारे से ज़्यादा उन्हें वो वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन है। तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हमारी जनरेशन के लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो अपने कैरेक्टर्स को और अपने जो एथिक्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब हम जो बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी इस जनरेशन के लिए बढ़ गई है। हमें उनका आइडियल बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनके मयार पे पूरा उतरने के लिए, क्योंकि उनके पास कंपैरेटिवली देखने को बहुत कुछ है। बिल्कुल ठीक। और वो खुद जज कर सकते हैं, वो खुद देख सकते हैं कि ठीक क्या है, गलत क्या है। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ी हूँ तो मेरी बात सही है। सही है, हाँ। तो ये थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा सा मोर कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एजुकेशन भी मोर इंटरैक्टिव होनी चाहिए। ये आप बच्चों का जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा हमें। और जैसे आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान का एक जो ताल्लुक़ है, एक जो उनमें कम्युनिकेशन पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तब हमारे पास ज़्यादा डिजिटलाइज दौर नहीं था, बहुत ज़्यादा गैजेट्स नहीं थे हमारे पास। हमें लगता था कि जो हमारे टीचर्स, हमारे बड़े कहते हैं वो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है। आज की जनरेशन जो है वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने बात किया। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप आप महसूस करती हैं कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में, या वो बॉन्ड को ज़्यादा मजबूत फील करती हैं? वो बच्चे जो हैं उनके पास एक्चुअली इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी टीचर के साथ या किसी बड़े के साथ इस तरह से 1-to-1 कनेक्ट करें, क्योंकि उनके पास और इंटरेस्ट की चीज़ें, उनकी और अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उनकी एक्सेस में हैं। और उन्हें वो गाइडेंस और सोर्सेज से भी मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन और सोर्सेज से भी मिल रही है। तो मैंने कहा ना कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें मोर रोल मॉडल, मोर जो है आइडियल, जो है वो मोर ऑथेंटिक आइडियल्स जो है डेवलप करने हैं अपने अंदर। हमें अपने अंदर, हमें रोल मॉडल बनना है, तो हमें खुद के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुने। हम सिर्फ बड़े होने की हैसियत से कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें, या हम उन्हें कोई बात कहते हैं तो वो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती। उन्हें उनके लेवल पे आके, उन्हें उनके तरीके से, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बहुत उनके सारी साथ पार्टनरशिप में, जैसे आपने पहले भी बहुत मेंशन किया कि वसाइल की कमी भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद जो है वो टीचर्स सर्व करती हैं और प्रिंसिपल पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बड़ी सारे मसले मसाइल हैं। उसके साथ एक जो आज के दौर का संगीन मसला है वो है महंगाई। महंगाई की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं पाते हैं, या बच्चे जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है वो बहुत कम होता जा रहा है। ये मसला कितना ज़्यादा संगीन आप महसूस करती हैं और कितना इस पे काम करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस पे जो है वो एफ़र्ट्स लेनी चाहिए, क्या इक़दामात होने चाहिए ताकि जो है हर बच्चे तक जो है वो तालीम की रसाई की जा सके, तालीम के हसूल को आसान बनाया जा सके? एक्चुअली महंगाई जो है ये पूरी दुनिया इस वक्त इस महंगाई का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी नहीं, सारी दुनिया का ये मसला है। पूरी दुनिया ही इस वक्त जो है वो महंगाई की दुहाई दे रही है। पाकिस्तान बेसिकली डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ एजुकेशन रेट तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो महंगाई भी एक फैक्टर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि वो जो एक साल की 4,000 या 3,500 फ़ीस है फर्स्ट ईयर की,
वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर वो एक दफ़ा साल में वो दे देते हैं तो उसके बाद वो आके वापस आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि भाई हमारी फ़ीस वापस कर दें, हमने जो वैगन लगवाई है वो 2000-3000 महीना ले रहा है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फिर उसके बाद मसला बनती है। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में अगर एजुकेशन को आपने प्रमोट करना है और आपने इसको पब्लिक को हेल्प करना है और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको आपने अपने जो है वो इसमें मेन स्ट्रीम में साथ लाना है, तो उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट के इदारों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिले। आप बच्चे जो हैं वो अगर एडमिशन ले लेती, फ़ी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट इदारों में तो मंथली 7-8 हज़ार फर्स्ट ईयर की और 10-12 हज़ार आम जो इदारे हैं, नॉर्मली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जितनी हम एक साल में लेते हैं उससे डबल उनकी एक महीने की फ़ीस होती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर वो बच्चों को मिल जाए तो उससे कम से कम कॉलेज सेक्टर में जो मसाइल हैं लोगों को हेल्प हो सकती है, लोग उसको थोड़ा सा कोप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने निसाब को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जिस दौर में जो 90s के हमारे घरों में जो बड़े हैं या कह लें कि हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो किताबें पढ़ कर आए हैं, आज भी हमारे निसाब में उसी तरह की वही स्टोरीज़, वही चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। निसाब को टाइम टू टाइम चेंज करना, उसमें बेहतरी लाना, उसको अपग्रेड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे ज़्यादा स्किल्स सीख सकें। आज की दुनिया जो है वो डिग्रियों से ज़्यादा स्किल्स पे डिपेंड करती है। डिग्री भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हम मैडम से जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको किस तरह से गाइडेंस दी जा सकती है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और हमारा निसाब मौजूदा दौर का किस तरह से होना चाहिए। इस तमाम मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक टू आफ्टर शार्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बड़ी मज़ेदार सी गपशप चल रही है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, साथ ही साथ जितने भी हमारे मसाइल हैं मौजूदा दौर के, उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कंप्लेन करने से बेहतर होता है कि जितने वसाइल हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए हम सर्वाइवल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है हमारा निसाब, उसका टाइम के साथ अपग्रेड होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम, आप क्या समझती हैं कि निसाब में अभी कुछ मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है? किस तरह की, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी जो है वो डिजिटलाइज और मार्केटिंग स्किल्स के हवाले से बात की, मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा उस पर बात करें ताकि देखने वाले स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कब से उनको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि लाइफ की आने वाली हडल्स से, आने वाली जो सख्तियाँ हैं उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ज़ाती तौर पे भी इसके हक़ में हूँ कि हमें बच्चों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँगी। हम 5 बहनें और हमारा एक भाई, और हमारे जिस ज़माने में हम झांग की फ्यूडल सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे बेटियों को बड़ा जो है वो बेटी होना थोड़ा सा निगलेक्टेड सी एक क्रिएचर होती थी। हाँ। और 5 बहनों में एक भाई होना बहुत बड़ी बात होती थी, और बड़ा ही स्पेशल एटीट्यूड कि जी 5 बहनों का एक भाई है। मेरे फादर ने मेरे भाई को, उस वक्त हमारा बिज़नेस होता था, ईंटों का भट्टा होता था झांग में। अच्छा। तो मेरे फादर, उस वक्त मेरा भाई 6th-7th में पढ़ता था, और उसको अपने साथ जो मैं रात को वो अपने जो पथारे होते थे उनको वो पेमेंट्स करनी होती थी हफ्ते की, तो मेरे भाई को वो साथ लेके जाते थे। सही। गर्मी में, धूप में। मेरी मदर को बड़ी तकलीफ होती थी कि मेरा एक इकलौता बेटा और इतना छोटा सा, और उसको लेके जा, कहते थे नहीं, इसको कल को अमली ज़िंदगी में आना है, और इसको 5 बहनों का भाई है, 5 बहनों का इसने मैका आबाद करना है, तो इसको पता होना चाहिए दुनिया कहाँ जा रही है। उससे जाके वहाँ अपने वो जो लेजर्स और रजिस्टर्स होते थे वो मेंटेन कराते थे पट्टे पे। अच्छा। और उनसे वो वतारेदारों को पेमेंट कराते थे। 200 फैमिलीज को वो पेमेंट करके आता था जब 6th-7th में पढ़ता था। हाँ। और वो जब वो 18 साल का हुआ
तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसका लाइसेंस बनवा दिया और उसको रजिस्टर्ड करा दिया। और वो पढ़ता था, साथ में वो अपना ठेकेदारी करता था। फिर मुझे एमए में गया तो उसको पोल्ट्री फार्म बना के दिया, वो अपना पोल्ट्री फार्म भी चलाता था, पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर एमएससी भी कर रहा था। तो ये पेरेंट्स ये अपने बच्चों के साथ सबसे बड़ी नेकी ये करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरह की गुंजाइश होनी चाहिए कि आप बच्चा जो है जब पढ़ के बाहर निकले तो वो साइड पे कोई स्किल भी सीख रहा हो, एजुकेशन के साथ साथ वो उसको कोई स्किल भी आता हो, उसको अर्निंग के तरीके आते हों, वो स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो। बाहर दुनिया में बच्चे अर्न करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, काम करते हैं, कुछ घंटे काम किया, अपनी फ़ी के लिए, अपनी जो है अपने जितने भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद मीट करते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक जो हमने वो बना लिया है कि अपाहज बना देते हैं हम अपने बच्चों को लाड प्यार में हम उनको बिल्कुल जो है वो इस तरह से रख देते हैं कि ये जो है हाँ अभी से ये अभी तो छोटे हैं, लाड प्यार में होंगे, इसको जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अलावा हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों पे उनकी जिम्मेदारी डालें, उनको अर्न करना सिखाएं, उनको आमदनी के जायज़ तरीके जो हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिनसे वो अर्न करना सीखें। और एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट की तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जो मार्केटेबल स्किल्स हैं। अब हमारा ये HEC ने हमारी 1-2 वर्कशॉप्स कराई और उनमें बड़ा ही ज़्यादा इस पे फोकस किया हुआ था कि कॉलेजेस में हम इनको मार्केटेबल स्किल्स की क्या क्या शक्लें होनी चाहिए, हमें कंप्यूटर एजुकेशन जो है कंपलसरी कर देनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें दूसरे कोई छोटे छोटे जो कोर्सेज़ हैं वो अपनी एजुकेशन में ऐड करने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें टेबल पे तो हैं, अल्लाह करे कि प्रैक्टिकली सिलेबस में ऐड हो जाएं। एंड वी आर होपिंग कि बहुत जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे ऊपर लोग जो हैं इस चीज़ पे सोचते हैं लेकिन वो अब प्रैक्टिकली उसको कब सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल, ये अभी थोड़ा हर चीज़ के लिए कुछ वक्त लगता है और लेकिन उम्मीद कहते हैं कि हमेशा रखनी चाहिए। और हम सब जो है बड़ा पुरुम्मीद हैं। हर इंसान का कुछ ना कुछ ज़ौक़ होता है, कोई शौक़ होता है। शायरी जो है वो आपका बड़ा शौक़ रहा है और आप शायरा भी हैं और शायरी करते। तो ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ था, कैसे आपके अंदर जो है वो पोइट्री का शौक़ हुआ? और आज के दौर में तो बड़ा अदब के लिहाज से मैं देखती हूँ कि यंग जनरेशन जो है वो ख़वातीन ख़ास तौर पर शायरी को बड़ा ड्राई सब्जेक्ट समझती हैं। यानी शायरी जो है वो इंसानी एहसासात के और जज्बात के इजहार का सबसे खूबसूरत जो है वो उसका तरीका है। आप इसका टूल है इंसान के एहसासात और जज्बात को समझने का। और शायरी जितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपने इकबाल की शायरी पूरी एक सोई हुई कौम को जगा दिया। एग्जैक्टली। तो शायरी तो जो बात आप 10 सफ़े का मजमून लिख के कर रहे हैं, शायर एक मिसरे में कहता है और ठग से आपके दिल पे लगती है। तो शेर तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है मीडियम है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का और एक्सप्रेशन का। तो मैं बेसिकली मेरे फादर शायर थे। अच्छा। और वो पंजाबी में लिखते थे और हमारे घर का माहौल। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमेशा से शायरी के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है तो मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जितने भी हमारे शायर हैं, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं उनके देखने का नज़रिया अलग होता है और वो चीज़ों को अपने अल्फाज के ज़रिए बेहद खूबसूरती से जो है वो हमारे सामने रखते हैं और उनकी कही हुई छोटी सी बात जो है बड़े कम अल्फाज में हमारे दिल को छू जाती है। और बात वही है जो असर रखे और
दिल को जो है वो मजबूर कर दे आपके दिल को बदलने पे, आपके नज़रिए को बदलने पे। तो ये बड़ी खूबसूरती है एक शायरी की कि बड़े कम अल्फाज में ज़्यादा बात कही जा सकती है। और आज के दौर में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग अदब से दूर हो गए हैं, शायरी से दूर होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है मैडम, आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, वो शायरी से बड़ा हट गया है? पहले तो शायरी की बुक्स होती थी, नॉवेल्स घर में आते होते थे, लोग वो पढ़ते होते थे, फिर शायरी जो है वो रिसालों के ज़रिए पढ़ी जाती थी और फिर जो है वो बाकायदा इंतज़ार किया जाता था कि अच्छा अब इसका नेक्स्ट फेज़ आएगा, वो सब चीज़ें। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि तलबा जो है वो थोड़ा सा इससे दूर हो गए हैं। आप क्या वजह इसकी समझती हैं? बात यही है ना कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल वर्ल्ड इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि अब जो प्रिंट मीडिया या आप लिखी हुई चीज़ उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती कि जो एक क्लिक पे आप 2 लाइनें सुनते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक पे चले जाते हैं। तो ये बात ये है कि इस ज़माने का तकाज़ा है, इस वक्त पे इस वक्त का तकाज़ा ये है। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा एक्सेस है बच्चों की कि वो किताब पढ़ना, और किताब के साथ किताबें हैं तो वो भी सारी की सारी आपके फ़ोन में है। जी जी। आप ई लाइब्रेरी का ज़माना है। अब मतलब लाइब्रेरी में बैठ के घंटों आपने 8-10 घंटे एक लाइब्रेरी में लगाने का टाइम फेस होता था ना कि आप हैं, किताब है, और किताबें वैसे भी इंसान की बड़ी बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो आजकल कुछ लिख रही हैं आप? जी, लिखती रहती हूँ। हाँ जी, और लिखना तो कभी भी नहीं छोड़ा। शायर को तो कुछ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमारे देखने वालों के लिए कुछ सुनाना चाहें? जी ज़रूर। आप गज़ल या नज़्म क्या सुनाऊँ आपको? आप जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए, इस किताब में से ही अभी ये एक नज़्म है जी, जो मैं चाहूँगी कि मैं आप ही को इस वक्त डेडिकेट करूँ। अरे बहुत शुक्रिया। आपकी उम्र के हिसाब से कि आप नौजवान हैं, बच्ची हैं और अभी यकीनन ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेने होंगे आपने। तो ये आज की दौर की औरत का मेरे ख़्याल में ये मैनिफेस्टो होना चाहिए। आज की दौर की जो औरत है उसका मंशूर होना चाहिए। ये नज़्म छोटी सी नज़्म है। मैं फ़कत एक जिस्म नहीं हूँ। तुम कहते हो मेरी आंखें मेरे बाल बहुत अच्छे अच्छे होंगे। तुम कहते हो मेरी आंखें मेरे बाल बहुत अच्छे होंगे, और मैं चलती फिरती उठती बैठती तुमको सारी अच्छी लगती हूँ। लेकिन सुन लो, मैं फ़कत एक जिस्म नहीं, ना ही कोई बेजान मुजस्मा, दिखने और दिखाने वाला। मुझको सोचने और फिर सोच के राय रखने की थोड़ी सी आदत। वाह 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 वाह। मुझको कहने वाली बातें कहना अच्छा लगता है। मैं सब करने वाले काम करके ही खुश रहती हूँ, और मुझको अपने हुनर के सारे पहलू अच्छे लगते हैं, और मुझको अपने लफ्ज़ों की तहरीम बहुत ही प्यारी है। तुम गर मेरे हुनर के सारे रंगों की तकरीम का वादा करते हो तो मेरे दर पे दस्तक देना। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत और बहुत कम अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें। और आई एम श्योर कि अगर सुनने वालों को ये चीज़ समझ आया है तो मैं तो इससे बहुत रिलेट करती हूँ। और मैं आई एम श्योर कि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हमें देख रही होंगी, बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हमें देख रही होंगी, वो इस चीज़ से बड़े ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि वाकई ही हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारा हुनर है, बहुत सारे टैलेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला, उसको कोई एक्नॉलेज करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला जो है वो ही हमारे साथ आगे बढ़े। क्योंकि आज के दौर में, पहले वो दौर होता था कि हम सब कुछ छोड़ के चाहते थे कि सिर्फ आगे बढ़ जाएं, लेकिन आज के दौर में जो औरत है वो वाकई ये चाहती है कि जो उसके अंदर का हुनर है उसको एक्नॉलेज करे, कोई जो है उसे अप्रिशिएट करे, उसे एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ एक इंडिविजुअल के तौर पे वो पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की, कहने वाली बात कहने की। हम वो आज़ादी जो पॉजिटिव होती है, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी
सारे जो अपने टैलेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप हैं माशाल्लाह बैठी हैं, इसी तरह और जो बच्चियां हैं, आप में जो भी हुनर है तो उसको, जैसे आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं, इसी तरह जो नेक्स्ट आपके साथ जो भी ज़िंदगी में आपके साथ चलने वाले हों, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि आप कितनी टैलेंटेड हैं, आप क्या डिज़र्व करती हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट भी करें, उसको एक्नॉलेज भी करें। और तो आज की औरत की ये, आज की बच्ची, आज की नौजवान बच्ची यही सोसाइटी से डिमांड करती है। और वो जो डिमांड है वो सिर्फ राइटली पॉजिटिव होनी चाहिए, जो आपने भी जैसे अभी बात की है, उसमें ये नहीं है कि आप कहीं ना कहीं उसे अपनी अनाह का मसला बना लें। चीज़ें बहुत आसानी कहने वाली बातें कहना अच्छा लगता है, जो ना कहने वाली बात है वो हम कहने पे इसरार ही नहीं करते। और जब लिखती हैं तो उसके लिए मतलब एक अलग से कोई टाइम रखा है, या जब जब दिल में आता है तब कलम उठाती हैं, बस लिखने लग जाती हैं? कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना जो है वो हालात हाज़िरा जो है वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारी लिखाई को, राइटर की लिखाई को? करते हैं आप। शायर जो है बेसिकली वो वाइकेरियसली एक्सपीरियंस कर रहा होता है चीज़ों को। हर चीज़ मेरी आप बीती नहीं हो सकती। मुझे जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मुझे ऐसे फील होता है ये मेरे पे गुजर रही है। तो शायर जब एक्सप्रेस करता है या शायरा कोई चीज़ लिखती हैं, तो राइटर जो भी कोई होता है, चाहे वो मुसन्निफ हो चाहे शायर हो, वो वाइकेरियसली एक्सपीरियंस कर रहा होता है चीज़ों को, कि जो आप पे गुजर रही है वो ऐसे लगे कि मेरे पे गुजर रही है। और उस फीलिंग को वो ऐसे एक्सप्रेस करे कि ये मेरे पे बीती है, मेरे पे गुजरी है, और उसको वो उतनी शिद्दत से फिर लफ्ज़ों में ढाल ले। हाँ। और वो दूसरे को लगता है कि ये तो मेरे दिल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आसपास का माहौल तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको। कोई भी चीज़ जो हिट करने वाली हो, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन, वो शायरी जो है उसको महमेज़ करता है, आमद होती है। ये क्राफ्टिंग भी एक, जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है लिखते हुए, तो आप क्राफ्टिंग भी कर लेते हैं। जब आपका दिल करता है किसी टॉपिक पे लिखने को, आप लिख सकते हैं। लेकिन असल शायरी वो होती है जो आमद की शायरी होती है, यानी जो आप महसूस करते हैं, जो आपके एहसास हैं, फील करते हैं, और आप कागज़ पेन उठाते हैं और मिसरे जो हैं वो उसका लिखना शुरू कर देते हैं। वो आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल। ये निशिस्त तो बड़ी खूबसूरत जा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने का, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम को, प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनली आपसे सीखने को मिली। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिली होंगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और जितनी भी देखने वाली ख़वातीन हैं, जितने भी हमारे मर्द हज़रात हैं, वाकई ये बात बड़ी खूबसूरत है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।